वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन हो गए। उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो हम उसको देखेंगे। तो इसमें जो आपका पहला इक्वेशन है, प्रॉब्लम है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू E3x। ये सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है कि यदि कोई भी इक्वेशन अगर उसका सॉल्यूशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, तब उस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट और एक होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। दो पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का रूल होता है कि हम d अपॉन डी एक्स की जगह m पुट कर दें। ये इसका रूल है। d अपॉन डी एक्स की जगह हम m पुट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -5m, फिर यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है तो ये सिर्फ बचेगा 6, और बाई जो है तीनों में कॉमन आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए लिख देंगे इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, चूंकि बाई का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो इसको जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा m-2 और m-3 इक्वल टू 0। तो यहां से जो m की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 2 और 3, ये m की वैल्यू होगा। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF आएगा, तो इसमें एक कांस्टेंट हमने ले लिया, तो C1 कांस्टेंट ले लिया। चूंकि m की वैल्यू 2 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं E2x, प्लस एक और वैल्यू 3 है तो अगले कांस्टेंट को हम C2 लिखेंगे और ये लिखेंगे e⁻3x। क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, C1 e m1x प्लस C2 e m2x प्लस C3 e m3x। इसी तरह से ये चलता जाएगा। पर चूंकि अपने पास सिर्फ दो ऑप्शन है, दो वैल्यूज हैं यहाँ पर, इसलिए हम सिर्फ दो पार्ट में, दो ही टर्म्स में इसका आंसर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है इसको आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, जो ये पार्ट आया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करते समय, जो ये फैक्टराइजेशन आया था, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर इसको हम फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पार्टिकुलर इंटीग्रल में हम m की जगह d का नोट करते हैं, d लिखते हैं। क्योंकि दोनों में डिफरेंस रहे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो m से स्टार्ट करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम d से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन बनेगा ये बन सकता है 1/fd, और इसमें जो लास्ट में वैल्यू था e⁻3x उसको भी लिखा जाएगा। fd क्या है, हमने m की जगह इस बार d पुट कर दिया। नोटेशन है थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कौन सा पार्टिकुलर इंटीग्रल है। अब 1/fd का मतलब हो गया इक्वेशन, वही m वाला इक्वेशन ही। तो m के फॉर्म में था m² माइनस 5m प्लस 6, इसमें हो जाएगा आपका d² माइनस 5d प्लस 6। सेम चीजें हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। यहां हो गया e⁻3x। इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा d-2 d-3 एंड e⁻3x। ये निकल रहा है आपका pi। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा
क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला है कि इसका फार्मूला है कि यदि हम इसको 1/d माइनस अल्फा एक्स के फॉर्म में आता है, तो जो ये यहाँ पे अल्फा दिया है, इस अल्फा को हम ई के फॉर्म में लिखेंगे तो बाहर लिखेंगे पॉजिटिव के साथ, तो ये हो गया ई की पावर अल्फा एक्स, और वही चीज़ अंदर लिखेंगे ई की पावर माइनस अल्फा एक्स के फॉर्म में, और जो एक्स यहाँ लिखा रहता है उस एक्स को यहाँ लिखेंगे और फिर इसके बाद हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो जो अपना ये पी आई हो जाएगा, तो इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/d माइनस 2 और d माइनस 3 है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 1/d माइनस 2 हम लिखा रहने देंगे और d माइनस 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा की जगह 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो होता क्या है e की पावर अल्फा एक्स, तो 3 के कारण हो जाएगा e की पावर 3x, फिर इंटीग्रेशन लगेगा, फिर वही चीज़ माइनस में आएगा तो e की पावर माइनस 3x, फिर यहाँ x की जगह अपना e की पावर 3x है तो ये हो जाएगा इंटू ई की पावर 3x, चूंकि यहाँ पे x लिखना होता है। ये हो गया आपका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/d माइनस 2 ई की पावर 3x। अब आप जानते हैं e माइनस 3x और e की पावर 3x कितना हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा। e की पावर 0 मीन्स 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं इंटू एक्स। तो ये हो गया एक पार्ट का। अब हम d माइनस 2 वाले पार्ट को फिर से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से देख सकते हैं d माइनस 2 है, इसका मतलब अल्फा की जगह 2 है तो e की पावर 2x बाहर आएगा, जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं e की पावर 2x बाहर आया, वही वैल्यू माइनस में e की पावर माइनस 2x अंदर हो गया। फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचता है तो बचा क्या वहाँ पर, यहाँ रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, e की पावर 3x इंटू एक्स, इसी को हम लिखेंगे। तो ये हो गया x e की पावर 3x। अब इसको हम सॉल्व करें तो e की पावर 2x हो गया, और e की पावर 3x e की पावर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एक्स, और फिर ये वाला x हो गया dx। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के रूल से इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x तो बाहर रहेगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हम x को ले लेंगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और ex को ले लेंगे यहाँ पे सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का इंटू, तो x का इंटू हो जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ex का इंटीग्रेशन ex हो जाएगा, फिर माइनस, फिर क्या होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ex का इंटीग्रेशन ex हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा e की पावर 2x x e टू द पावर x। अब ex का इंटीग्रेशन कितना होगा, ex ही होगा, ये हो जाएगा माइनस ex। अब यहाँ e की पावर 2x जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x। तो जो ये इक्वेशन दिया था d²/dx² माइनस ये वाला इक्वेशन 5d/dx प्लस 6y इक्वल टू e3x, इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू CF प्लस PI। दोनों सोल्यूशन को प्लस करके लिखेंगे तो CF में कितना आया था, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x, और PF में PI पर्टिकुलर इंटीग्रल में कितना आया है आंसर, x e की पावर 3x माइनस e की पावर 3x। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो e की पावर 3x है इसके दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये दिया हुआ है, एक टर्म्स ये दिया हुआ है। तो अगर यहाँ e की पावर 3x हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, e3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा C2 माइनस 1। इसको हम एक नया कांस्टेंट चाहे C3 लिखें चाहे C2 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ C2 भी लिख सकते हैं, C3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई 3x। कभी कभी डिफरेंशियल डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, कभी डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल में डी के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। पर चूंकि अपना जो कॉन्सेप्ट है कि सी एफ जो है उसको एम के टर्म्स में ही लिखा जाता है, तो हम उसी अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं। तो डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 को हमने लिख दिया एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9। इसको हम लिख सकते हैं -3 का होल स्क्वायर, जहाँ से m इक्वल टू 3 दो आंसर मिलेंगे। अगर दो आंसर मिलते हैं तब जो सी एफ का फार्मूला होता है वो होता है C1 प्लस एक्स C2 e की पावर mx। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, चूंकि m इक्वल टू 3 है तो ये हो गया C1 प्लस एक्स C2 e की पावर 3x। ये हो गया CF। अब हमें कैलकुलेट करना है PI। तो PI में जैसा कि हमने बताया कि चूंकि यहाँ पे लिखा है 1/m-3 का होल स्क्वायर, तो इसको d के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा d-3 का होल स्क्वायर। और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा टर्म्स है एक्स स्क्वायर e की पावर 3x। हमने जैसा बताया कि क्योंकि यहाँ पर d-3 के स्क्वायर है तो इसके दो टर्म्स होंगे, तो हम एक टर्म्स को d-3 लिख लेते हैं। और जो दूसरा टर्म्स है, तो जैसा कि हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है 3। तो होता क्या है कि e की पावर 3 है तो ये 3x पॉजिटिव में बाहर आएगा, फिर इंटीग्रेशन में वही चीज माइनस में अंदर आएगा, और जो ये एक्स्ट्रा टर्म्स बचता है ये इसको भी हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x और ये dx हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो 1/d-3 हो जाएगा। अब e की पावर 3x, अब आप देख सकते हैं e की पावर 3x और यहाँ e की पावर -3x हो जाएगा, e की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x³ तो ये हो गया एक टर्म्स के लिए। अब इसी तरह से 1/d-3 का जो ये वाला टर्म्स है इसको भी सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है, ये पूरा एक्स्ट्रा टर्म्स कहलाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे ये d-3 है तो उसी रूल के अकॉर्डिंग e की पावर 3x पॉजिटिव चीजें बाहर आएंगी और वही चीज जो है निगेटिव अंदर जाएगा, e की पावर -3x, e की पावर -3x ये अंदर जाएगा। और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा था, ये बचा था x³ e3x x³। तो ये हो जाएगा e की पावर 3x x³, ये बचा था dx। अब e की पावर 3x होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो e की पावर -3x है और ये e3x e की पावर 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x³ 3 dx। इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 3x x की पावर 4 और /4, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 3 × 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा तो ये हो जाएगा CF प्लस PI। CF कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, CF दिया हुआ है C1 प्लस एक्स C2 e की पावर 3x और यहाँ PI कितना आ गया e की पावर 3x x⁴ 4 3 12, ये आ गया। तो इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नेट और सेट में बहुत इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इनको आप लोग देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।